कहानी के शुरुआत में हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम क्राई एंड्री है। मार्केट में खबर थी कि ग्रीवर्स अपने साथ कुछ नए मेंबर को ले रहे हैं। वो भी इस एग्जाम को देने के लिए जा रहा था। इससे पहले वो 5 बार और गया, पर गिल्ड के लोगों ने उसे कमजोर समझ के वहाँ से भगा दिया था। जब वो टेस्ट देने के लिए जाता है तो वहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारे लोग टेस्ट देने के लिए आए हैं। उसे नहीं लगता कि इतने सारे लोगों में से कोई उसे चुनेगा, इसलिए वो पहले ही हिम्मत हार जाता है। जब वो पब के पास लाइन में खड़ा होता है तभी उसको वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम लूदा है। वो कहती है कि हे, तुम भी क्या पार्टी ज्वाइन करने के लिए आए हो? लूदा अभी अभी लेवल 3 में प्रमोट हुई है। वो क्राई को देखकर उसका दोस्त बनना चाहती थी, इसलिए वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, बट क्राई यहाँ पर हाथ नहीं मिलाता है और कहता है कि मेरा नाम क्राई एंड्री है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा लूदा। लूदा उसे काफी परेशान देखती है, इसलिए उसको इस बात का बुरा नहीं लगता कि उसने हाथ नहीं मिलाया। लूदा उसे बताती है कि मैं अकेली थी, इसलिए वाइफ बोल के खजाने को हैंडल नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं क्लैन में ज्वाइन होना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा होता है। वो उस लड़की से कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, चलो भागो यहाँ से। जिस बात से वो दोनों ही आपस में लड़ने लगती है। इतनी देर में यहाँ पर सिक्योरिटी आती है और वो कहती है कि तुम्हें अपना लाइसेंस रद्द नहीं करवाना है तो शांति से लाइन में खड़े हो जाओ। सिक्योरिटी गार्ड को देखकर क्राई यहाँ पर अपना मुंह छिपा लेता है ताकि कोई फिर से उसको यहाँ से निकाल ना दे। जिसके बाद सीन कट होता है और वो लोग अब पब के अंदर पहुँच चुके थे। तभी लूदा कहती है क्या मस्त जगह है, क्या तुम भी कभी इस जगह पे आए हो? क्राई उसे जवाब देता है कि हाँ, मेरा यहाँ पर 5वीं बार है। जिसकी बात सुनकर लूदा को यहाँ पर काफी बुरा लगता है और वो उससे माफी भी मांगती है, पर क्राई कहता है कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जिसके पास ताकत होती है वो अपनी रैंक बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं, और जिसके पास कुछ भी नहीं होता है वो जिंदा रहने के लिए छोटे छोटे मौकों को पकड़ते हैं। तभी लूदा उससे पूछती है कि वो सामने जो पार्टी बैठी हुई है वो पार्टी कौन है? क्राई उसे बताता है कि वो आर्क ब्रेक के मेंबर हैं। वो बहुत ही पावरफुल पार्टी है, अगर उनने किसी को अपने साथ चुन लिया तो उसकी पूरी जिंदगी ही संवर जाएगी। पर जहाँ तक लोग जानते हैं कि उनने काफी टाइम से किसी भी नए मेंबर को अपने साथ ज्वाइन नहीं किया। तभी उनके साइड में एक और चेयर खाली होती है जिस पर कोई नहीं होता है और वो चेयर ग्रीवेंस सोल्स की होती है। वो इस किंगडम की सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी है। इतनी ही देर में वही हट्टा कट्टा आदमी यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि हे, तुम लोग यहाँ पर अंदर भी आ गए, तुम्हें पता है ना कि चूजों का यहाँ पर कोई काम नहीं। तभी वो हट्टा कट्टा आदमी उनको बताता है कि वो ग्रीवेंस सोल्स की चेयर है। वो लोग कुछ साल पहले इस किंगडम में आए थे, पर अपनी जबरदस्त पावर के साथ उनने एक अपनी अलग ही पहचान बना ली है, जिन्हें लोग द ग्रीवेंस सोल्स के नाम से जानते हैं। इतनी ही देर में यहाँ पर एक लाल बालों वाला लड़का शोर मचाने लगता है और कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे लगता था कि यहाँ पर सिर्फ बेस्ट लोग ही आएंगे, पर यहाँ पर तो भीड़ बकरियां भी आ गई। वो लड़का ग्रीवर्स के साथ ज्वाइन होना चाहता था, पर वो लोग यहाँ पर थे ही नहीं, इसलिए उस लड़की को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी ये तमाशा बंद करने के लिए एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम टीनो है। वो कहती है कि तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे इस फाइट को एंजॉय करने वाले थे। तभी वह लड़का अपनी खतरनाक स्वेट को बाहर निकालता है और टीनो भी अब फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी क्राई लूदा से कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, अगर हम फंस गए तो गए काम से। क्राई छिप छिप कर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर टीनो उसकी पावर को महसूस कर लेती है और उसको रोक लेती है और कहती है कि मास्टर, आप यहाँ पर कब से हो? इतनी ही देर में आर्क आ जाता है और वो कहता है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि ये इवेंट तुम्हारे बिना शुरू नहीं होगा। जिस सब कुछ सुनकर लूदा को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, और यहाँ पर जितने भी सारे लोग होते हैं उन सारों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ये ग्रीवेंस सोल्स का लीडर होता है क्राई एंड्री। जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है। वो लोग छोटे थे और ट्रेजर हंटिंग करते थे। तभी क्राई के दोस्तों ने एक बार क्राई की जान बचाई थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला कि कब मॉन्स्टर उसके पीछे आ गया। उन सारे दोस्तों का सिर्फ एक ही सपना था कि दुनिया का सबसे महान ट्रेजर हंटर बनना है, बट क्राई हर चीज में इतना ज्यादा अच्छा नहीं था जितना कि वो लोग थे। पर फिर भी उसके दोस्त कभी उसको ऐसा महसूस नहीं होने देते थे कि वो कमजोर है और किसी काम का नहीं। जिसके बाद ऐसे ही वक्त बीत जाता है। एक दिन फिर क्राई सोचता है कि वो अपने ही टीम को छोड़ देगा, क्योंकि वो अपनी वजह से किसी दूसरे की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। पर उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो जाता है। वो जिस टीम को छोड़ने के लिए आया था वो सारे ही लोग मिलके उसको इस टीम का लीडर बना देते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि क्राई उनकी टीम को छोड़ कर जाए, क्योंकि उससे अच्छा कोई नहीं। अगर क्राई नहीं होता तो शायद ग्रीवेंस सोल्स कभी नहीं होती। जिसके बाद वापस से सीन प्रेजेंट में आता है। तभी आर्क कहता है कि तुम्हें आने में बहुत देर होगी। क्राई उसे बताता है कि मैं आज सोकर बहुत लेट जागा था। क्राई आर्क को बताता है कि मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा काबिल मेंबर है, अगर मैं कहूँगा तो तुम उसे अपनी पार्टी में लोगे? आर्क उसे
उसे जवाब देता है कि बिल्कुल, इसमें भी कोई पूछने की बात है। पर अभी भी यहाँ पर वो लाल बालों वाला लड़का शोर मचा रहा था। तभी क्राई उससे कहता है कि हे, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का कहता है कि मेरा नाम गिलबर्ट बुश है, मैं लेवल 4 का हंटर हूँ। क्राई यहाँ पर उनमें से किसी एक को चुनना चाहता था, पर उसको समझ में नहीं आता कि आखिर किसको वो चुने। इसलिए वो लक के सहारे सबको छोड़ देता है और अपनी रिंग को निकाल कर फेंक देता है और कहता है कि जिसको ये रिंग मिलेगी उसको मैं रिकमेंड करूंगा। ये बात सुनकर गिल्ड में जैसे कि तहलका ही मच जाता है। वो सारी लोग उस रिंग को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, पर तभी टीनो गिलबर्ट के मुंह में एक लात जड़ देती है और फिर उस रिंग को पाने के लिए पूरे गिल्ड के लोग सारे ही आपस में लड़ने लगते हैं। मौके को देखकर क्राई यहाँ से खिसक जाता है, जिसके बाद पूरे ही पब की बैंड बज जाती है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्राई के पास एक लड़की आती है और वो इस न्यूज के बारे में उसे बताती है, तुम्हारी वजह से पूरे पब की भैंस की आंख हो गई। तभी क्राई उससे पूछता है कि इस हादसे में कोई घायल तो नहीं हुआ? पर वो लड़की उसे जवाब देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर हाँ, एक्सप्लोरर एसोसिएशन के मैनेजर को आपसे मिलना है। जिसके बाद क्राई उससे कहता है कि जितना भी पब का तोड़फोड़ का खर्चा आया है वो सारी आर्क के अकाउंट पर डाल दो और आर्क को ही एसोसिएशन भेज देना, वो उनकी डांट सह लेगा। थोड़ी देर में क्राई को पता चलता है कि आर्क यहाँ पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गया है। अब उसको ही मैनेजर के पास जाना होगा और उनकी डांट को सहना होगा। जिसके बाद आर्क अपने मास्क के बारे में बताता है कि अगर मेरा मास्क टूटा नहीं होता तो मैं आर्क का बेस बना के उसके पास चला जाता, पर अब मुझे शायद ऐसे ही जाना होगा। जिसके बाद हमें एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्राई अपने बॉस से माफी मांगता है और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मैंने लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। मुझे पता है कि ये सब मैटर नहीं करता, पर सबसे बड़ी बात ये है कि किसी को भी चोट नहीं आई। जिसके बाद वो मैनेजर उसको एक मिशन दे देता है, पर यहाँ पर क्राई एंडी बहुत ही आलसी किस्म का आदमी होता है। वो मैनेजर के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगता है और मन में सोचता है कि एक मिशन को पिक करके वो आर्क के ऊपर थोप देगा। जिसके बाद वो एक सैंपल से दिखने वाले मिशन को चुनता है और वो सोचता है कि इस मिशन को मैं आर्क के ऊपर थोप दूंगा और चुपचाप निकल जाऊंगा, पर उसे पता नहीं होता कि उसने जो मिशन चुना है वो सबसे ज्यादा टफ मिशन है। जिसके बाद क्राई वापस एसोसिएशन से आता है और आर्क के पास जाता है, बट उसको आर्क वहाँ पर नहीं मिलता है क्योंकि वो किसी काम से बाहर गया था, क्योंकि उसे नोवल ने बुलाया था, इसलिए वो कुछ समय के लिए वापस नहीं आ सकता। तभी टीनो क्राई से कहती है कि देखो मास्टर, मुझे ये रिंग मिल गई, और वो कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि कोई और तुम्हारी रिंग अपने जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्राई की टीम गिल्ड में अपना नाम जुड़वाने के लिए आई थी। तभी ल्यूक दरवाजे में लात मारता हुआ अंदर जाता और कहता है कि यहाँ पर कौन है सबसे ताकतवर स्वॉर्डमैन? वो हूँ सिर्फ मैं। इन लोगों की एंट्री तो बहुत धांसू होती है, बट यहाँ पर सारे लोग इनको जोकर समझ रहे थे। क्राई को इन सब का ऐसा व्यवहार देखकर उसको काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। अरे, इन लोगों के साथ आ गया मैं। जिसके बाद ल्यूक अपने से डबल शरीर वाले आदमी को बता रहा था कि हमारे लीडर ने कहा है कि अगर कोई योद्धा सिर्फ वेपनों की वजह से योद्धा हो तो वो योद्धा नहीं होता, इसलिए मैं हमेशा लकड़ी की तलवार को इस्तेमाल करता हूँ। जिसके बाद एसोसिएशन की स्टाफ उसको एक लेटर देती है और कहती है कि यहाँ पर अपना पार्टी नाम और अपना सिंबल बना दो ताकि तुम्हें पहचानने में आसानी हो पाए। बट क्राई ने तो अभी तक इसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं था, इसलिए वो अपनी पार्टी का नाम द ग्रीवन सोल्स रख देता है और सिंबल में एक स्कल का लोगो बना देता है, जिसको देखकर क्राई के दोस्त काफी निराश होते हैं। जिस पर क्राई कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बेकार लीडर हूँ, मुझे लीडर नहीं होना चाहिए, मुझे अपनी पार्टी से निकाल दो। क्योंकि यही तो क्राई चाहता था कि वो लोग उसे पार्टी से निकाल दें और वो लोग अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाए, क्योंकि क्राई उनके पावर लेवल के बराबर नहीं था, जिस वजह से उनको काफी ज्यादा मुसीबत भी झेलनी पड़ती थी। जिसको सुनकर उसके सारे फ्रेंड बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। जिसके बाद वापस से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर ग्रेग कहता है कि मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तुम सच में स्ट्रॉन्ग पार्टी के लीडर हो, जिसे लोग 1000 ट्रिक के नाम से जानते हैं। जिसको सुनकर वो लोग शौक रह जाते हैं। तभी टीनो कहती है कि तुम जानते हो ना कि मास्टर कितने ज्यादा ताकतवर है, तो फिर उनके सामने झुक जाओ। जिस पर क्राई कहता है कि रहने दो, तुम उन्हें डरा रही हो। दरअसल जिसके पास सबसे ज्यादा अचीवमेंट पॉइंट होते हैं उन्हें एसोसिएशन एक अलग ही नाम देता है, जैसे कि क्राई को मिला द 1000 ट्रिक। ये एक सेलिब्रिटी बनने की तरह है। जिस पर गिलबर्ट हैरान होता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम 1000 ट्रिक हो, मुझसे लड़के दिखाओ, उसके बाद ही मैं मानूंगा। जहाँ पर आर्ट सोचता है कि अरे मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मेरे नाम के नारे लगाते रहते हैं। जिस पर ग्रेग गिलबर्ट को समझाता है कि तुम ध्यान से बात करो, तुम्हें पता है ना कि सामने कौन है। उस
उससे लड़ना तो तुम भूल ही जाओ, तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी हो तो। क्राई उसकी बात को बुरा नहीं मानता और यहाँ से जाने लगता है। तभी गिलबर्ट क्राई को लड़ने की चुनौती देने लगता है, जिस पर टीनो कहती है कि ये सब मुझ पर छोड़ दो, और फिर वो कहती है कि तुमने मेरे मास्टर की बेइज्जती की, इसलिए अब तुम्हें इसका भुगतान तो चुकाना पड़ेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और गिलबर्ट और टीनो दोनों ही अब लड़ने के लिए आमने सामने होते हैं, जहाँ पर टीनो अपने हथियारों को नीचे डाल देती है और कहती है अगर मैं इनके साथ तुमसे लड़ूंगी तो तुम शायद मर भी सकते हो। जिसके बाद गिलबर्ट भी अपने हथियार को नीचे रख देता और कहता है मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि हथियार से तुम सिर्फ एक लड़की से जीत पाए। जहाँ पर आर्ट सोच में बीता था कि ये दोनों ही लेवल 4 के हैं, पता नहीं कौन जीतेगा। जिसके बाद टीनो गिलबर्ट के ऊपर हमला कर देती है। गिलबर्ट यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से उसके हमले से डॉच करता है, पर तभी टीनो की उसमें एक लात पड़ जाती है, जिससे गिलबर्ट बहुत दूर जाके गिरता है। सबको लगता है कि बस गिलबर्ट का अब खेल खत्म हो गया। जिसके बाद गिलबर्ट उठता है और कहता है कि ये मैच इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। तभी टीनो उसको अपने लॉक में फंसा लेती है और फिर थोड़ी देर बाद ये मैच टीनो बहुत ही आसानी से जीत जाती है। यहाँ पर नीचे पड़ा हुआ गिलबर्ट काफी मायूस था। तभी हमें गिलबर्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो बचपन से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जिसके बाद जब वो बड़ा हुआ तो उसने एक अपनी पार्टी बनाई, पर सारे लोग कमजोर होने के कारण उसको अपनी ही पार्टी छोड़नी पड़ी। जिसके बाद से वापस से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर क्राई गिलबर्ट से कहता है कि तुमने अपनी पुरानी पार्टी छोड़ दी क्योंकि लोगों के बीच में तुम्हारी पावर काफी ज्यादा डिफरेंट थी। जिसको सुनकर गिलबर्ट हैरान हो जाता और कहता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता। जिस पर क्राई जवाब देता है क्योंकि मैं भी इस चीज से गुजर चुका हूँ, पर हमारी टीम ने उसको नहीं छोड़ा। यहाँ पर क्राई खुद के ही बारे में बात कर रहा था, क्योंकि उसकी पावर में और उनकी दोस्तों की पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, पर फिर भी उन लोगों ने कभी क्राई को अकेला नहीं छोड़ा। गिलबर्ट को अभी भी क्राई के ऊपर यकीन नहीं होता कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी का लीडर आखिर कैसे है, पर आज तक किसी ने इसकी पावर को देखा ही नहीं। जिसके बाद क्राई गिलबर्ट की स्वेट के पास जाता है और उसको टच करता है और फिर उसमें से बहुत ही खतरनाक फ्लेम बाहर निकलने लगती है, जिसको देखकर गिलबर्ट भी हैरान होता है कि इतनी खतरनाक फ्लेम वो भी आता है हैंडल नहीं कर पाया और ये आदमी बहुत ही आसानी से इसको कर ले रहा है। जिसको देखकर गिलबर्ट को उसके ऊपर यकीन हो जाता है, सच में ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि अभी तक उसने अपने हाथों में स्वॉर्ड को भी नहीं लिया, फिर भी उसके अंदर से इतनी खतरनाक फ्लेम बाहर निकल रही है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्राई को दिखाया जाता है, जो अपने ऑफिस में बैठा बैठा बोर हो रहा था, क्योंकि उसने टीनो की टीम को एक मिशन पर भेज दिया था, जिसमें ग्रीक, लूदा और गिलबर्ट भी होता है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि क्राई को रिंग्स का बहुत ज्यादा शौक है और वो यहाँ वहाँ से रिंग कलेक्ट करता ही रहता है और एसोसिएशन का पैसा फूंकता रहता है। जिसके बाद क्राई को याद आता है कि उसको अपने रिलिक चार्ज करवाना था और वो एक लड़की के पास आ जाता है। वो लड़की थोड़ी देर बाद डेंजन के अंदर हंटिंग करने के लिए जाने ही वाली थी, पर उससे पहले क्राई यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर वो लोग क्राई की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उसको एक फैंटम के बारे में बताते हैं कि वो नॉर्थ हाईवे पे आ गया था। 3rd लेवल के नाइट वहाँ पर मौजूद थे, इसलिए वो सारे ही लोग वहाँ पर मारे गए। लगता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर फैंटम है। उस सारे लोग मारने के बाद उसने एक वाइट वोल्फ का रूप ले लिया था, ऐसा वहाँ के लोग कह रहे हैं। जहाँ पर क्राई को याद आता है कि उस मिशन के लिए टीनो की टीम को उस जगह के लिए भेजा था। जब वो अपने ही दिए गए मिशन को वापस से चेक करता है तो उसमें बहुत सारे लोग लेवल 5 के होते हैं, बट किसी को नहीं पता कि वो जिंदा हैं या फिर मर गए, जिस बात से उसको भी काफी चिंता होने लगती है, क्योंकि उसने टीनो को भेजा था वहाँ पर। जिसके बाद हमें टीनो की टीम को दिखाया जाता है, जो जंगल में उस ट्रेजर को ढूंढ रही थी, और दूसरी तरफ हमें क्राई को दिखाया जाता है, जो काफी परेशान था कि उसने इतनी बड़ी गलती आखिर कर कैसी दी। जिसके बाद क्राई खुद ही सोचता है कि अब वो उनकी मदद करेगा, वो उनसे पहले ही उस ट्रेजर के पास पहुंच जाएगा ताकि उनको फैंटम से ना उलझना पड़े। जिसके बाद वो यहाँ से एक सीक्रेट दरवाजा खोलता है। दूसरी तरफ हमें टीनो को दिखाया जाता है, जिनको चलते चलते रात हो चुकी थी। तभी उनके ऊपर एक फैंटम वॉल्फ अटैक करता है। दूसरी तरफ हमें क्राई को दिखाया जाता है, जो एक बोरी में किसी चीज को भरकर ले जा रहा था। तभी उसको एवा देख लेती है और कहती है कि तुम ये सब कहाँ ले जा रहे हो। जिस पर क्राई जवाब देता है कि मैं तो बस घूमने जा रहा था। जिसके बाद क्राई अपने चेहरे को ढकता है और यहाँ से उड़कर चला जाता है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रेवन सोल्स अपनी टीम के साथ जश्न मना रही थी। उनको किंगडम में यहाँ सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ था और एक ही हफ्ते के अंदर ल्यूक की तलवार टूट जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा निराश रहता है। जिस पर लीज उसे जवाब देती है कि अरे छोड़ो यार, वो बस एक नकली की तलवार थी। यहाँ पर वो लोग थोड़ी देर पहले साइक्लोप्स को मार कर आए थे। जिस पर एक आदमी कहता है क्या बकवास कर रहे हो साइक्लोप्स, तुम बच्चों उनको नहीं मार सकते, वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। जिस पर लीज उसका सिर उसे दिखाती है, जिसको देखकर वो आदमी शौक रह जाता है। जिसके बाद
बाद से वापस सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर टीनो की टीम धीरे धीरे करके उन वॉल्फ को मार के आगे बढ़ती रहती है। तभी ग्रेग गिलबर्ट से कहता है कि तुमने अपनी स्वैट की पावर को इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तभी गिलबर्ट उसको जवाब देता है कि मेरे स्वैट में अब माना नहीं बचा है, क्योंकि कराए ने स्वैट की पूरी पावर को यूज कर लिया था। इसी में वो लोग थक जाते हैं और कहते हैं कि हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें अपनी जान बचानी चाहिए। अभी टीनो उनको जवाब देती है कि मास्टर ने हमें ये मिशन दिया है तो हमें किसी भी हालत में इसको पूरा करना ही होगा, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो। जहाँ पर हमें पता चलता है कि कराए हर मुसीबत से पहले ही सब कुछ कैलकुलेट कर लेता है। जिसके बाद टीनो की टीम आगे बढ़ती है तो उनको वहाँ पर बहुत सारे वुल्फ मिलते हैं, जहाँ पर वो लोग स्ट्रेटेजी बना रहे थे कि वुल्फ से बचकर हमें गुफा के अंदर जाना होगा। दूसरी तरफ हमें कराए को दिखाया जाता है जो उड़ते उड़ते उन सभी को ढूंढ रहा था, पर अभी भी उसको कोई भी नजर नहीं आया था। दूसरी तरफ हमें टीनो की टीम दिखाई जाती है, जहाँ पर वो गुफा के अंदर जाते हैं तो उनको और भी सारे वुल्फ मिलते हैं, जिनके साथ वो फाइट करने लगते हैं। वो लोग टीम वर्क के साथ उन सारी वुल्फ को खत्म कर देते हैं, पर ये इतना भी आसान नहीं था। अंदर से कुछ और वुल्फ उनसे लड़ने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर गिलबर्ट उनके साथ फाइट करने लगता है। गिलबर्ट बोलता तो बहुत ज्यादा है, पर उसी के साथ वो स्ट्रॉन्ग भी है। बट यहाँ पर लूदा बहुत कुछ तो नहीं कर सकती है, पर वो चोर की तरह सभी दुश्मनों की जगह करेक्ट बता सकती है, जिस टीम वर्क का फायदा टीनो उठाती है और उन मॉन्स्टरों को खत्म कर देती है। जहाँ पर टीनो को लगता है कि ये सब कुछ मास्टर ने पहले भाप लिया होगा, इसलिए उनने इन लोगों को मेरे साथ भेजा। यहाँ पर गिलबर्ट को भी टीम वर्क के साथ फाइट करने में बहुत मजा आ रहा था। तभी उसको अपने पास्ट याद आता है, जब उसकी टीम उसके साथ मैचअप नहीं कर पाती थी, इसलिए उसने अपनी ही टीम को लीव कर दिया। बट उसको आज समझ आ रहा था कि जब वो कमजोर पड़ता है तो कैसा लगता है। गिलबर्ट को वॉल्फ के साथ लड़ने में बहुत परेशानी आ रही थी, जिस पर ग्रेग गिलबर्ट का साथ देता है, जिस वजह से गिलबर्ट उस मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। जिसके बाद उनकी टीम आगे बढ़ जाती है। तभी टीनो को किसी की प्रेजेंस फील होती है, बट जहाँ तक उनको समझ में आ रहा था तो ये शायद एक बॉस की पावर भी हो सकती है या फिर और भी कुछ। और अब टीनो की टीम अंदर जाने से डर रही थी, पर टीनो उनको हौसला देती है कि मास्टर ने तुम सबको ऐसे ही नहीं चुना, उनने तुम लोगों के अंदर कुछ न कुछ देखा होगा, वरना वो क्यों मेरे साथ तुम लोगों को भेजते यहाँ पर। दूसरी तरफ हमें कराए को दिखाया जाता है जो अभी भी उन सभी की तलाश कर रहा था। उसी के साथ वो उसको भी बहुत ज्यादा कोस रहा था, जिसने ये जैक पैक बनाया है, क्योंकि वो उसमें ब्रेक डालना ही भूल गया, जिस वजह से वो गुफा के अंदर तो चला जाता है, पर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो यहाँ वहाँ टकराता रहता है। लोगों को ढूंढते ढूंढते टीनो की टीम उस बॉस के पास पहुँच जाती है और उनको देखते ही बॉस उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से उनको ये तो पता चल जाता है कि ये वाला बॉस सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी टीनो वाइफ वॉल्फ को देखती है तो समझ जाती है कि इसकी वीकनेस इसका सिर है, जहाँ पर वो अपनी टीम से कहती है कि तुम इसका थोड़ी ध्यान भटकाओ, मैं इसको देखती हूँ। गिलबर्ट अपनी पूरी कोशिश करता है मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने में। दूसरी तरफ ग्रेग उसके ऊपर हमला करता है तो एक ही झटके में उसकी स्वैट टूट जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर टीनो उसकी स्वैट पर चढ़ जाती है और उसके सिर तक पहुँच जाती है, पर इसी के बीच उसका पैर जख्मी हो जाता है। बट तब भी वो हार नहीं मानती और उसके सिर पर अटैक कर देती है, जिससे वो मॉन्स्टर तो खत्म हो जाता है, पर टीनो की हालत अब बहुत ही बुरी हो चुकी थी। तभी टीनो अपने पैर पर एक पोषण डालती है, जिससे काफी हद तक उसका पैर ठीक हो जाता है। ग्रेग कहता है कि आज का तो दिन ही खराब है, मेरी तो स्वैट ही टूट गई। गिलबर्ट कहता है कि कम से कम तुम जिंदा तो हो, यही बहुत बड़ी बात है। अब उनको लग रहा था कि उनने सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, इसलिए अब उन लोगों को ढूंढना चाहिए जिनके लिए वो लोग यहाँ पर आए थे। वो लोग यहाँ से आगे बढ़ पाते इससे पहले यहाँ पर बहुत जैसे दिखने वाले सेम टू सेम वैसे ही कुछ और वॉल्फ आ जाते हैं, जो कि हथियारों से लैस होते हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि एक से लड़ते लड़ते उनकी हालत खराब हो गई है, अब तो 4 हैं। अब उनके पास कोई भी चारा नहीं था, इसलिए वो लोग यहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। साइड में एक छोटी सी गुफा होती है जिसके अंदर से वो वॉल्फ नहीं आ सकते थे, पर इससे पहले वहाँ तक वो लोग पहुँच पाते। व्हाइट वॉल्फ उनकी चाल को समझ जाते हैं और उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, जिस पर गिलबर्ट और ग्रेग कहते हैं कि हम लोग इनका चारा बनते हैं, तुम दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करो। तभी टीनो को क्राई की रिंग के बारे में याद आता है, उन वॉल्फ की आंखों पर शूट करेगी और यहाँ से भागने की कोशिश करेगी, बट इसके लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए, जिस पर गिलबर्ट उन मॉन्स्टरों के साथ भिड़ जाता है। लूदा और ग्रेग भी इसमें उसका साथ देती हैं। मौके को देखकर टीनो उस मॉन्स्टर के मुंह पे शूट कर देते हैं, जिससे उनको थोड़ा टाइम मिल जाता है। तभी गिलबर्ट को बहुत ही तेजी से एक पंच टकराता है, जिससे वो जाके दीवार से टकरा जाता है। अब टीनो की टीम को कोई भी तरीका नजर नहीं आ रहा था जिससे वो यहाँ से बच के बाहर निकल पाए। तभी अचानक से क्राई एक मॉन्स्टर से टकरा जाता है, जिसको देखकर वो सारे मॉन्स्टर उससे डरने लगते हैं। बट जिससे क्राई टकराया था वो मॉन्स्टर क्राई के ऊपर अटैक कर देता है, बट वो मॉन्स्टर उसको एक खरोच भी नहीं पहुंचा पाता, जिसको देखकर वो सदमे में चला जाता है। जिस पर क्राई थोड़ी हीरो बनने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मेरे पास 17 जिंदगियां हैं। जिसके बाद उसी मॉन्स्टर के ऊपर क्राई बहुत ही खतरनाक एक अटैक करता है, जिसको देखकर टीनो की टीम कहती है क्या ये सच में लेवल 8 है, ये तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। जिस पर क्राई सोचता है कि ये लेवल 3 का मॉन्स्टर है, पर ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। जहाँ पर हमें पता लगता है कि क्राई के पास कोई भी पावर नहीं है, उसने ये सब बस शूटिंग रिंग की वजह से
किया हुआ था। क्राई ने अपनी स्वॉर्ड रास्ते में कहीं गिरा दी थी, इसलिए वो अब उनके साथ फाइट भी नहीं कर सकता था। इसलिए वो सोचता है कि मिशन जाए भाड़ में, मुझे अपने घर जाना है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। इसलिए वो एक लॉकेट को निकालता है और मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है, जिससे वहाँ पर धुआं होने लगता है। जिसके बाद वो कहता है, अरे मुंह क्या देख रहे हो, भागो यहाँ से। बट जख्मी होने के कारण टीनो यहाँ पर ज्यादा तेजी से नहीं भाग पा रही थी। उसी के साथ क्राई भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था, बहुत ही स्लोली। टीनो को लगता है कि मास्टर कितने अच्छे हैं, वो मेरे साथ भाग रहे हैं ताकि मुझे कोई मॉन्स्टर चोट ना पहुंचा पाए। बट सच्चाई तो यह है कि क्राई अपनी फुल स्पीड में भाग रहा था, पर वो ज्यादा तेज भाग ही नहीं पाता। थोड़ी देर बाद वो लोग उन मॉन्स्टरों से बहुत दूर चले जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग क्राई को शुक्रिया कहते हैं। पर वो कहता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, सबकी जान बचाने के लिए क्राई टीनो को शुक्रिया कहता है, जिसको सुनकर टीनो फूली नहीं समाती। क्राई को टीनो की चोट नजर आती है, इसलिए वो अपने रैलिक से उसकी चोट को ठीक कर देता है। वो लोग आगे तो बढ़ते जा रहे थे, पर उनको यही नहीं पता कि वो लोग जा कहाँ रहे हैं। जिसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर क्राई अपने दोस्तों को अपने सारे रैलिक दिखा रहा था, जिसको देखकर वो सभी लोग कहते हैं, क्या इनमें से हम कोई एक चीज ले सकते हैं। जिस पर क्राई कहता है कि तुम्हें जो सी चीज अच्छी लगे वो तुम ले सकते हो। तभी उनमें से एक लड़की एक बैग को उठाती है, जो उसको बहुत पसंद आता है। क्राई उसे बताता है कि ये बैग जितना दिखने में छोटा लगता है, उससे वो कई ज्यादा चीजों को स्टोर कर सकता है। उन लोगों का इन चीजों में इंटरेस्ट बढ़ ही रहा था। तभी क्राई उन्हें बताता है ये सिर्फ चॉकलेट रखने के काम आता है। तभी लीज एक ब्रेसलेट को उठा लेती है और अपने हाथ में पहन लेती है और धड़ाम से नीचे गिर जाती है। जिस पर क्राई उसे बताता है कि ये एक लिवायत रिंग है, जिसे पहनने से शरीर के पूरे सेंसेस खराब हो जाते हैं। दूसरी तरफ लियो के कर्ज स्वेट को उठा लेता है, जिससे वो कर्ज हो जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और वो कहता है कि मैं दुनिया के सारे इंसानों को खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वापस से सीन प्रेजेंट में आता है। वो लोग अभी भी गुफा के अंदर चल रहे थे, वो अभी तक एग्जिट को ढूंढने में नाकाम रहे। सभी लोग क्राई के पीछे ऐसे चल रहे थे जैसे कि क्राई को रास्ता पता हो, पर सच्चाई तो ये है कि क्राई को खुद नहीं पता कि वो जा कहाँ रहा है। मुझे पता है कि ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा है, पर हम जा कहाँ रहे हैं। जिस पर क्राई सोचता है कि मुझे खुद भी नहीं पता, पर पता नहीं क्यों ये सभी लोग मुझ पर ऐसे निर्भर हो रहे हैं जैसे कि मैं सब जानता हूँ। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर दो रास्ते होते हैं। बट टीनो यहाँ पर दूर से उन लोगों को देख लेती है जिनको ढूंढने के लिए वो लोग यहाँ पर आए थे। जिस पर टीनो कहती है कि मैंने कहा था ना, मास्टर जो करते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ वजह होती है। वो लोग लेवल 5 के हंटर थे, पर इस समय पे वो बहुत ज्यादा जख्मी थे। रुडोल्फ जो इस पार्टी का लीडर था, वो उन्हें ढूंढने के लिए शुक्रिया कहता है। पर टीनो उससे कहती है कि मुझे शुक्रिया मत करो, मेरे मास्टर को करो, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। जिस पर क्राई जवाब देता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रुडोल्फ की पार्टी यहाँ पर काफी समय से फंसी हुई थी, इसलिए उनके पास कोई भी एनर्जी नहीं थी। जिसके बाद क्राई अपने बैग से बहुत सारी चॉकलेट निकालता है और सभी को दे देता है। तभी गिलबर्ट क्राई से पूछता है कि आखिर ये काम कैसे करता है। जिस पर क्राई कहता है कि ये एक सीक्रेट है। ग्रेक उस पार्टी के लीडर से कहता है कि तुम लोग तो लेवल 5 के हो, फिर भी उन वॉल्फ को नहीं हरा पाए। जिस पर वो जवाब देता है कि हमारा सामना वॉल्फ से नहीं, स्कल पहने हुए एक फैंटम से हुआ था। वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने हमें कीड़े मकोड़े की तरह हरा दिया। उसे हम बहुत ज्यादा कमजोर लगे, इसलिए उसने हम लोगों को खत्म नहीं किया। वो फैंटम इतना ज्यादा ताकतवर था कि शायद 1000 स्वॉर्ड भी उसको ना हरा पाए। दरअसल 1000 स्वॉर्ड क्राई के बचपन के दोस्त लियोक का नाम है। जिस पर क्राई सोचता है कि क्या मजाक कर रहे हो, अगर इतना कोई ताकतवर होता, अगर ऐसे फैंटम एग्जिस्ट करते होते तो लियोक कब का उन्हें मार चुका होता। पर अभी वो आ गया तो मुझे नहीं लगता कि टीनो उसे हरा पाएगी। क्राई उन सबको बताता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा और इस टीम को लीड करेगी टीनो, क्योंकि मैं तो ज्यादा तेज भाग ही नहीं पाता। जिस पर टीनो जवाब देती है कि आपके कंपैरिजन में मैं कुछ भी नहीं हूँ मास्टर। जिस पर क्राई उसे जवाब देता है ये तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा ही है। तभी वो सोचता है प्लीज 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 मान जाओ ना, क्योंकि ये सब करना मेरे लिए बहुत ज्यादा बोरिंग है। जिसके बाद टीनो इस बात से सहमत होते हैं कि उन्हें इस जगह से जल्दी निकलना चाहिए। वो लोग यहाँ से निकलने ही वाले थे, इतनी ही देर में उनको कुछ अजीब व गरीब आवाज सुनाई जाती हैं। जिस पर क्राई सोचता है कि अब तो मैं गया पक्का, अगर उस मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर हमला कर दिया तो 4 बार तो मैं बच जाऊंगा, पर उसके बाद मैं मर जाऊंगा। तभी उनको एक बहुत ही बुरी शक्ति महसूस होने लगती है, क्योंकि वो फैंटम धीरे धीरे उनके तरफ ही बढ़ रहा था। क्राई को पता था अगर वो उससे लड़ेगा तो मर जाएगा, पर फिर भी वो सभी को पीछे करता है और खुद आगे खड़ा हो जाता है। तभी हमें उसी फैंटम को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे इनके तरफ बढ़ रहा था, जिसके ऑरा को देखकर उन सभी लोगों की फट जाती है। इतनी ही देर में उस फैंटम के पीछे एक लड़की आती है। वो एक किक मारती है और फैंटम जाके दीवार से भिड़ जाता है, और ये लड़की कोई और नहीं लीज होती है। लीज की किक कितनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो फैंटम जो शेर बना घूम रहा था अब वो एक पिल्ला बन गया था। लीज यहाँ पर क्राई के ऊपर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे यहाँ पर आई थी, बट मुझे पता चला कि तुम वहाँ पर हो ही नहीं। तुम ऐसे खतरनाक जगह पे आखिर आए ही क्यों? टीनो यहाँ पर बहुत ज्यादा डरी हुई
गई थी क्योंकि उसको पता था अब पहाड़ उस पे ही टूटने वाला है, क्योंकि किराए को संभालने की जिम्मेदारी उसको ही दी गई थी। गिलबर्ट बीच में बोलने की कोशिश करता है, तभी लीज उसको दूर फेंक देती है जिससे उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। ग्रेक और लूदा उसके ऊपर पोषण फेंकते जाते हैं पर उसको इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। क्राई लीज को शांत करवाता और कहता है कि इसमें टीनो की कोई भी गलती नहीं है, उसने व्हाइट वॉल्फ को हराया और इस मिशन को भी बहुत अच्छे से पूरा किया। दूसरी तरफ वो फैंटम एक वॉल्फ को बुलाता है। व्हाइट वॉल्फ उनके ऊपर गन चलाने लगता है बट यहाँ पर लीज को उनकी गोलियों को फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद लीज बहुत बुरी तरह से व्हाइट वॉल्फ को खत्म कर देती है। मौके को देखकर फैंटम भी उसके ऊपर अटैक कर देता है पर लीज अपने 2 उंगलियों से उसकी तलवार को रोक लेती है। लीज मार मार के उस फैंटम की बहुत बुरी हालत कर देती है। दूसरी तरफ सभी लोग शौक रहते हैं क्योंकि उन्होंने लाइफ में पहली बार किसी को इतना ज्यादा ताकतवर देखा था और ये तो कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ ग्रीविन सोल्स की एक मेंबर है और ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। फैंटम को बहुत बुरी तरीके से मारने के बाद लीज का गुस्सा शांत होता है, जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिलबर्ट 1000 ट्रेक यानी कि किराए के पास अपनी स्वेट को दे जाता है और सभी से कहता है कि मैं अपनी पुरानी पार्टी के पास वापस जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हमें किराए के दोस्तों को दिखाया जाता है जिन सभी ने वही स्कल वाला मास्क पहना हुआ था। जिसके बाद हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सित्रे स्मार्ट किराए के लिए स्लाइम का एक पोस्टर बना के लाई थी। अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि सित्रे स्मार्ट ग्रेविन सोल्स की एक साइंटिस्ट है जो लेवल 2 की हंटर है। वो अपने एक्सपेरिमेंट से ग्रेविन सोल्स की मदद करती रहती है। दिखने में थोड़ी अजीब है पर वो बहुत अच्छी लड़की है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर किराए उसी पोस्टर को ढूंढ रहा था जिसे सित्रे स्मार्ट ने बनाकर उसको दिया था। वो शांत दिमाग से सोचता है कि आखिर उसने उसको कहाँ रख दिया था। उसको जहाँ तक याद है, उसे जहाँ तक याद है कि डेंजन के अंदर जब उसने उसको पिया था तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। किराए ने उस स्लाइम को बहुत ही संभाल के रखा था पर वो अचानक गायब कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हमें कुछ हंटरों को दिखाया जाता है। वहाँ पर वो लोग बात कर रहे थे डेंजर के अंदर जितने भी मॉन्स्टर है अचानक उनका लेवल अब बढ़ सा गया है। पर जो भी हो ट्रेजर वैल्यू की जांच करके हमें देश तक पहुँचानी होगी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ हमें किराए को दिखाया जाता है जो एसोसिएशन के अंदर घूम रहा था। तभी एबा उसे व्हाइट वॉल्फ डैन की रिपोर्ट बताती और कहती है तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में एसोसिएशन को बताना चाहिए। किराए उससे कहता है कि अरे यार मुझे मत परेशान करो, टीनो उसकी लीडर थी, उसको ये रिपोर्ट दे दो। तभी एबा उसे बताती है कि वो बेसमेंट लेवल 2 पर अभी ट्रेनिंग ले रही है। इतना सुनने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। तभी एबा सोचती है कुदरत आपत्ति यानी कि अर्थक्वेक और ट्रेजर वैल्यू में मुश्किल तक वो बिना किसी क्लूज के अंदाजा लगा लेता है। मैंने ऐसा करते किराए को बार बार देखा है बट एबा को कहाँ पता था कि जितनी भी धरती पे मुसीबतें आती हैं वो सारी किराए के वजह से ही होती हैं। जब किराए लेवल 2 के बेसमेंट तक पहुँचता है वो वहाँ पर देखता है तो बहुत सारे लोग बाहर खड़े होते हैं। अंदर लीज ट्रेनिंग दे रही थी क्योंकि उसको लग रहा था कि टीनो उसके जाने के बाद बहुत कमजोर हो चुकी है। वो लोग किराए से कहते हैं कि तुम कुछ करो, हम लोग ट्रेनिंग हेल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। किराए हेल का जब गेट खोल कर अंदर जाता है तो वो देखता है कि टीनो बहुत बुरी तरह से नीचे डली हुई है। लीज ने उसे इतनी खतरनाक ट्रेनिंग दी कि वो अधमरी हो गई। जिस पर लीज कहती है बस इतना ही तुम्हारे पास दम था या फिर तुम मेरे सामने दिखावा कर रही हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी तो ये तुम्हारी गलती है। लीज टीनो को एक किक मारने ही वाली थी तभी किराए उसे रोक देता है। बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारे जुनून को समझता हूँ पर मुझे लगता है कि वो अपनी लिमिट पर है, चलो आज के लिए इतना बहुत है। तभी लीज कहती है क्या तुम मुझे रोक रहे हो, जिस पर किराए हाँ में जवाब देता है। जिस पर लीज हंसने लगती है और कहती है चलो आज का वर्कआउट खत्म हुआ। वो यहाँ से जा पाती इससे पहले टीनो उसका पैर पकड़ लेती है और टीनो ने वही मास्क पहना हुआ था जो ग्रेविन सोल्स अक्सर पहना करते हैं। जिसके बाद लीज कहती है चलो शुरू करते हैं। जिसके बाद किराए भी इन लोगों को मनाने में नाकामयाब हो जाता है। मुझे माफ करना, तुम्हें पता है ना कि लीज को मनाना कितना मुश्किल है। जिसके बाद सीन कट होता है जहाँ पर किराए बात कर रहा था कि ट्रेवलर के ऊपर अटैक हुआ फैंटम व्हाइट वॉल्फ डैन में। पता नहीं क्यों पर किराए को इस सब चीजों में कुछ गड़बड़ लग रही थी और शायद इसलिए ग्रेक ने किराए को मिलने के लिए बुलाया है। जिसके बाद सोचने लगता है कि अरे आर्क यहाँ पर क्यों नहीं है, अगर वो यहाँ पर होता तो मुझे इतना सारा काम नहीं करना पड़ता। दूसरी तरफ हमें ग्रेक को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है व्हाइट वॉल्फ डैन के पास कोई लाइन में कोई भी चेंज नहीं आया है और हाँ मैंने मटेरियल की क्वालिटी भी नहीं बदली है। पर यहाँ पर ग्रेक को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग बात कर रहे थे कि सोचने की बात है, हम लोग जो काम कर रहे हैं उसे तो भगवान भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है। इन सारे लोगों का एक ग्रुप होता है। यहाँ पर जितनी भी घटनाएं घट रही थी वो सभी की वजह से घट रही थी। जहाँ पर वो लोग बात कर रहे थे कि हमारी चाल कोई भी हंटर नहीं समझ सकता पर एक आदमी है 1000 ट्रेक जिसको हम कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जब तक उन्हें पता नहीं चलता तब तक वो उन्हें व्हाइट वॉल्फ में उलझे रहेंगे। जब तक इनके पास मौका है ये वाला रिसर्च सेंटर छोड़ के कहीं और जाके अपना रिसर्च सेंटर बना ले। दूसरी तरफ हमें किराए को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सपना देख रहा था कि पूरी सिटी में बस स्लाइम ही स्लाइम फैल चुका है। अचानक वो जाग जाता है। वो शिट्री की स्लाइम का सपना देख रहा था। उसको लगता है सच में वो बहुत
बहुत ज्यादा डेंजर है। तभी वहाँ पर लीज भी उठती है और क्राई को पता चलता है कि वो उसके ही साथ आके सो गई थी। तभी तो उसे इतनी ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी, क्योंकि लीज को एक आदत थी, वो हमेशा क्राई के बेड में आके सो जाती थी। तभी लीज उससे कहती है क्या तुम आज फ्री हो, क्योंकि मैं आज छुट्टी ले रही हूँ। क्राई तो अपना सपना ही नहीं भूल पा रहा था, पर वो इसे बहुत बुरी सपने की तरह भूलने की कोशिश करने लगता है। अगले ही दिन हमें ग्रेग को दिखाया जाता है, जो क्राई से मिलने के लिए वहाँ पर आता है। तभी वहाँ पर लीज के साथ क्राई घूमने के लिए जाने वाला था, जिस पर लीज उसे बताती है कि आज तुम इसको कोई भी काम नहीं दे सकते, आज ये मेरे साथ बिजी है। जिस पर ग्रेग उसे बताता है कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आई, जिस पर लीज कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, इसलिए चलो फूटो यहाँ से। और फिर इसी बात पे वो दोनों ही आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी लीज उसमें एक किक रगड़ देती है। ग्रेग भी उसकी किक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और फिर इन दोनों की फाइट ऐसे ही चलती रहती है। तभी क्राई कायना को चाय के लिए पूछता है, जिसके बाद कायना क्राई से पूछती है तुम व्हाइट वुल्फ डैन गए थे ना, अगर तुम्हें वहाँ पर कुछ अजीब लगा तो प्लीज हमें बताओ। जिस पर क्राई कहता है कि मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ दूसरी दिक्कतों को सोचकर, पर माफ करना मैं अभी तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि क्राई तो बस अपने स्लाइम को ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ ग्रेग और लीज लड़ कर पूरा एसोसिएशन ही तबाह कर देना चाहते थे, जिस पर क्राई कहता है बस बहुत हुआ, अब रुक जाओ, हमारी बात यहीं पर खत्म हुई, बस तुम्हें थोड़ा शांत हो जाना चाहिए ग्रेग। जिसके बाद क्राई और लीज शॉपिंग करने के लिए और छोटी सी डेट के लिए मार्केट आ जाते हैं। तभी उनको एक आदमी देख रहा था, जिसको लीज पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो, आखिर क्यों हमें देख रहे थे। बट क्राई लीज को समझाता है कि अरे तुम क्यों इसको परेशान कर रही हो, ये बस एक आम इंसान है। बट हमें थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उन्हीं मॉन्स्टर की एसोसिएशन ने इस आदमी को क्राई का पीछा करने के लिए भेजा हुआ था। जिसके बाद में ग्रेग को दिखाया जाता है, जो क्राई के ऊपर काफी ज्यादा नाराज हो रहा था, क्योंकि क्राई से किसी भी चीज के बारे में पूछते हैं तो वो यहाँ वहाँ निकल जाता है। इसीलिए ग्रेग व्हाइट वुल्फ डैन की इन्वेस्टिगेट 7 की टीम को सौंप रहा था। जिसके बाद 7 की टीम डैन के अंदर चली जाती है। वो लोग कहते हैं क्या मुसीबत है, क्राई की वजह से हमें यहाँ पर फंसना पड़ा। जिसके बाद में क्राई और लीज को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग एक छोटी सी डेट पर आए थे। क्राई उसे इस कैपिटल की सबसे अनसेफ जगह पे ले जाता है। तभी लीज उससे पूछती है तुम इस जगह पे किसी से काम है क्या, जो तुम यहाँ पर हमें लेकर आए हो। जिस पर क्राई जवाब देता है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर लोग गायब हो रहे हैं। ऐसी जगह पे स्लाइम क्वार्टर कोई लोगों का गायब होना एक आम बात है। दरअसल क्राई चित्री का दिया हुआ स्लाइम को यहाँ पर ढूंढने के लिए आया था, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर उसने स्लाइम को नहीं ढूंढा तो वो पूरे शहर को तबाह कर देगा। तभी हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है, जो उनका कुछ टाइम पहले पीछा कर रहा था। वो इन्हें देखकर परेशान होने लगता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, मुझे पता था कि मेरे पीछे कोई भी नहीं आ रहा, फिर भी इन्हें मेरे बारे में कैसे पता चल गया। उस आदमी ने अभी एक नई आइसक्रीम शॉप खोली थी, वहीं पर क्राई भी आ रहा था। इतनी ही देर में वहाँ पर एक सूफिया नाम की लड़की आती है। दूसरी तरफ लीजे उनकी दरवाजे को खनखना रही थी कि बाहर आओ, हमें आइसक्रीम खानी है। लीज को ऐसा करते करते थोड़ी देर बाद बहुत गुस्सा आने लगता है। वो अपने पंच से पूरी शॉप को तोड़ना चाहती थी, पर क्राई उसे रोकता हुआ कहता है मुझे लगता है कि ये वाली शॉप बंद है। अंदर हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है, जो उन दोनों की बातों को सुन रहा था। वो लोग यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद उस आदमी को थोड़ी राहत मिलती है। जिसके बाद क्राई वापस से अपने ऑफिस में आ जाता है। बट अभी भी क्राई को अपनी स्लाइम की काफी ज्यादा चिंता होती है, क्योंकि उसके एक सपने ने उसका पूरा दिमाग ही खराब कर दिया था। इतनी देर में वहाँ पर आवाज आती है और वो बताती है हमने एसोसिएशन के कुछ मेंबरों को सिलेक्ट कर लिया है, जो हमारी व्हाइट वुल्फ डैन में इन्वेस्टिगेट करने में मदद करेंगे। लेकिन 7 और उसका ग्रुप पहले ही आगे बढ़ चुका है। जिसके बाद हमें सीक्रेट एसोसिएशन दिखाई जाती है, जहाँ पर वो लोग कहते हैं मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने इतनी आसानी से हमारी फैसिलिटी को ढूंढ लिया। इसका मतलब ये हुआ कि उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क हमसे भी ज्यादा है। लेकिन 1000 ट्रैक की सच्ची इंटेलिजेंस अभी तक साफ नहीं है, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कह सकते उसने सच में हमें ढूंढा है कि बस वो एक तुक्का था। यहाँ पर सीक्रेट सोसाइटी में वो लाल बालों वाली लड़की यानी कि सोफिया भी होती है। वो उन सबको 1000 ट्रैक से लड़ने के लिए कहती है। इतना सुन के सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि क्राई लेवल 8 का है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ग्रीवन सोल्स का लीडर है। किसी को नहीं पता कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। जिस पर सोफिया जवाब देती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है और मेरे डिफेंस सिस्टम उसके सामने कितना टिक पाता है। जिसके बाद हमें तीनों को दिखाया जाता है। वो जब एसोसिएशन पहुँचती है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तभी वो एक आदमी से पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो बताता है कि एसोसिएशन की कोलैबोरेशन से सभी लोगों को व्हाइट वुल्फ डैन में भेजा जाएगा। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे हंटर्स होते हैं। इतनी ही देर में क्राई और एवा भी यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर क्राई उन सबसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी एवा उसे बताती है कि ये सारे लोग डैन की जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिस पर क्राई जवाब देता है कि इतने सारे लोगों को भेज रहे हैं, इन सभी लोगों की भरपाई करने के लिए एक हाथ और एक पैर को बेचना पड़ेगा। तभी क्राई कहता है कि हमारे सभी मेंबर एलाइट हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतने
इतने सारे लोग उसे संभालने के लिए काफी होंगे। मेरे हिसाब से आधे लोग काफी हैं। जिसकी बात सुनकर लोगों के बीच डर का माहौल बन जाता है। वो लोग कहते हैं आधे लोग, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम्हें पता है ना कि वो डैन कितनी ज्यादा खतरनाक है। किराए को लगता था वो बस एक डैन लेवल 3 का ट्रेजर वैल्यू है, पर अब वहाँ पर कुछ ज्यादा ही अलग होने लगा है, क्योंकि वहाँ के जो मॉन्स्टर हैं वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। लेवल 3 और 4 तो उनके सामने टिक ही नहीं पाते। तभी किराए कहता है ठीक है, अगर तुम्हारा इच्छा है तो तुम उसके अंदर जा सकते हो। मुझे लगा था कि आधे लोग काफी होंगे, पर तुम्हें अगर जाना हो तो जा सकते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी ही देर में यहाँ पर लीज आ जाती है और वो कहती है अगर मैं होती तो आधी भी नहीं लेती, क्योंकि मैं अकेले ही जाती। जहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि अरे हम भी स्ट्रॉन्ग है यार, हम उन मॉन्स्टरों से लड़ेंगे और उनको खत्म करके वापस भी आ जाएंगे। तभी लीज किराए के पास जाती है और कहती है कि ये जॉब मुझे दे दो, बट किराए सीधा उसके मुंह पे मना कर देता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये सब तीनों के लिए बहुत दर्दनाक हो, और साथ ही वहाँ पर पहले ही बहुत लोग मौजूद हैं। जिसके बाद किराए सभी लोगों को डेंजन में जाने के लिए हाँ कह देता है। दूसरी तरफ हमें 7 की टीम को दिखाया जाता है जो डेंजन की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। तभी डैन में जाने से पहले एक आदमी किराए के पास आता है और उससे पूछता है कि हमें डेंजन में किसी चीज का ध्यान रखना होगा क्या। तभी किराए कहता है कि तुम्हें एक स्लाइम को ढूंढना है। तभी वो आदमी कहता है भला डेंजन में स्लाइम क्या कर रहा होगा, लेकिन ऐसा होता है तो ध्यान रखना वो कोई नॉर्मल स्लाइम नहीं होगा। जिसके बाद हमें सीक्रेट एसोसिएशन को दिखाया जाता है जो किसी बारे में बात कर रहे थे। यह हमारी रिसर्च का परिणाम है, एक माना मटेरियल डिवाइस किसी खोज में कहीं पहुंचाने की बात कर रहे थे, बट उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस रास्ते के बीच 1000 ट्रेक आ रहा था। अगर किसी भी चीज में 1000 ट्रेक आया तो उसकी टीम ग्रेवियन सोल्स भी उस लफड़े में पड़ जाती है। अगर उन लोगों ने हमारी रिसर्च के बारे में पता लगा लिया तो फिर हम गए काम से। तभी सोफिया कहती है कि कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरा डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। सोफिया के बारे में हम ज्यादा तो नहीं जानते, पर इतना है कि उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है और वो किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से कर लेती है बिना कोई सबूत छोड़े, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जिससे वो पूरे ग्रेवियन सोल्स को संभाल सकती है। दूसरी तरफ हमें 7 की टीम को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर को मारते मारते डेंजन के काफी अंदर तक आ गई थी। उन लोगों ने जहाँ तक अपनी सभी जांच पड़ताल कर ली थी, जिसके बाद उनके पास एक कॉल आता है और दूसरी तरफ से कोई उसे कहता है कि तुम अगर काम हो गया हो तो डेंजन से बाहर आ सकते हो। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें किराए को दिखाया जाता है जहाँ पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसको आखिर क्या करना चाहिए। किराए ओवर थिंकिंग वाला बंदा है। यहाँ के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि किराए फ्यूचर देख सकता है। तब लीज किराए से कहती है कि मैं तुम्हारे सामने लड़ने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, क्योंकि पिछले बार मैं अपनी पूरी पावर तुम्हें नहीं दिखा पाई। वो लोग यहाँ पर बात कर ही रहे थे, इतनी ही देर में यहाँ पर स्त्री स्मार्ट आ जाती है। अरे क्या चल रहा है गाइस, कैसे हो? तभी लीज कहती है क्या तुम पार्टी में से सिर्फ अकेले ही आई हो? जिस पर चित्र कहती है कि मैं किसी ऐसे से बात नहीं करना चाहती जो पार्टी छोड़कर घर भाग जाए। जिसके बाद वो कहती है कि मैंने सोचा कि किराए को मेरी स्किल की काफी जरूरत होगी, इसलिए मैं यहाँ पर चली आई, क्योंकि ये एक एसोसिएशन है जो माना मटेरियल को इकट्ठा कर रही है, हमें ऐसा करने से उनको रोकना होगा। यहाँ पर किराए किसी भी बात को सीरियसली नहीं ले रहा था, क्योंकि उसको बस अपनी स्लाइम की चिंता थी। C3 का स्लाइम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो काफी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन फिर भी ये एक फेलियर रहा। तभी वो किराए से कहती है कि तुम मुझसे मत घबराओ, मैंने उसको ऐसा एडजस्ट किया है जैसे कि वो तुम्हारे ऊपर और मेरे ऊपर हमला नहीं करेगा, भले ही वो मटेरियम एलो कैप्सूल से बाहर निकल जाए। बट वो डायमेंशनल लॉकर से बाहर कैसे निकल गया, मुझे तो अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो कोई आम स्लाइम नहीं है, वो इतनी ताकत रखता है कि पूरे कैपिटल को खत्म कर सकता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, तभी हमें 7 को दिखाया जाता है जिसके पास वही आदमी आता है जिसको किराए ने उस स्लाइम के बारे में बताया था। जिसके बाद 7 सभी लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करता है। यहाँ पर कभी भी किसी को एक स्लाइम दिख सकती है तो उससे थोड़ा बचकर रहना, क्योंकि किराए ने बताया है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कोई भी उससे अकेले बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। अगर यहाँ पर किसी को स्लाइम दिखाई देती है तो वो सबसे पहले मुझे आकर बताएगा। जहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्लाइम अगर आ भी गई यहाँ पर तो वो हमारे पैरों के नीचे दब के मर जाएगी। जिस पर 7 उन्हें बताता है कि मैं किसी आम स्लाइम की बात नहीं कर रहा, उनके सामने हमारी स्वेट किसी भी काम की नहीं। यहाँ पर कुछ लोग उस स्लाइम को अलग अलग तरीके से मारने की सोचने लगते हैं। तभी 7 को गुस्सा आने लगता है और कहता है कि वो साला कंजूस आदमी कभी भी इंफॉर्मेशन को अच्छे से नहीं बताता। तभी यहाँ पर एक अजीब सा आदमी खड़ा होता है, वो कहता है अगर तुम्हें स्लाइम से इतना ज्यादा डर लग रहा है तो छोड़ दो, हम उससे निपट लेंगे अगर वो दिखाई दे तो। तभी 7 कहता है तो फिर ठीक है, बेकार में मत मरना। इतनी देर में वहाँ पर एक लड़की हाथ उठाती और कहती है क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? मैं एक एल्केमिस्ट हूँ और मेरा नाम तालिया है। मैं क्लैन की लेबोरेटरी में C3 के साथ थी, हम दोनों मिलकर एक रिसर्च कर रहे थे कि स्लाइम के साथ क्या क्या हो सकता है। तभी 7 कहता है तो फिर तुम उसके वीक पॉइंट के बारे में जानते होंगे। तभी वो बताती है कि मैंने और C3 ने स्लाइम को मारने के लिए एक पोस्टर बनाया था। इसका सिर्फ स्लाइम के ऊपर असर होता है और किसी भी चीज के ऊपर असर नहीं होता। अगर कोई चीज उससे जुड़ी हुई है तो वो उसको खत्म कर देता है। जिसके बाद हमें वही सीक्रेट एसोसिएशन को दिखाया जाता है। वो लोग कहते हैं कि हमारी रिसर्च बहुत पावरफुल है और लगता है कि अब समय आ चुका है। हम 100 से भी कम हंटरों का सामना कर रहे हैं और उनमें से कुछ ही लोग हैं जो ठीक ठाक पावर को होल्ड करते हैं। दूसरी तरफ 7 और उसके
सारे साथियों ने पूरा डेंजन छान मारा था पर उनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला। तभी वही चिड़चिड़ा आदमी आता और कहता है अगर तुम बेकार ऑर्डर नहीं देते तो ये कुछ घंटों का ही काम होता, बेहतर होगा कि तुम अपने मास्टर के सामने जाकर प्रे करो क्योंकि वो तो कभी आने का कष्ट ही नहीं करता। जिसके बाद वो आदमी जंगल की तरफ टहलने के लिए चला जाता है। उस आदमी को टहलते टहलते रात हो जाती है। वो रास्ते में चलते चलते 1000 ट्रैक को बुरा भला कहने लगता है और कहता है कि उसकी वजह से मेरा पूरा दिन खराब हो गया। इतनी ही देर में यहाँ पर उसको कुछ खतरनाक आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते करते वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर एक वॉल्फ फैंटम बंधा हुआ था। वो लोग उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे क्योंकि माना मटेरियल को इस्तेमाल करके ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल किया जा सकता है। ऐसा करने से वो फैंटम पहले से कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो जाते हैं। वो लोग उस वॉल्फ के अंदर एक इंजेक्शन को इंसेक्ट कर पाते इससे पहले वो हंटर उनके ऊपर हमला कर देता है। पहले हम सबको लगा था कि ये आदमी एकदम फालतू है पर ऐसा नहीं है, ये आदमी काफी ताकतवर है। यहाँ पर वो उन दोनों ही लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है। तभी वो सीक्रेट सोसाइटी का आदमी कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें 1000 ट्रैक ने भेजा है? जिस पर वो आदमी जवाब देता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मैंने किया। जिसके बाद वो आदमी हंसने लगते हो कहते हैं तो फिर यहाँ पर 1000 ट्रैक नहीं है। और फिर कुछ ही देर में वो लोग उस मॉन्स्टर के ऊपर इंसेक्ट कर देते हैं वो मैना मटेरियल, और फिर देखते ही देखते वो मॉन्स्टर एक स्लाइम का रूप ले लेता है। वो आदमी सभी लोगों के यहाँ पर सतर्क कर पाता है। इससे पहले वो स्लाइम ही जोर जोर से चीखने लगता है जिसकी आवाज काफी दूर तक जा रही थी। 7 की टीम भी इस चीज को सुन लेती है। आवाज सुनते ही सारे लोग उस तरफ भागने लगते हैं जहाँ से ये आवाज आई थी। भागते भागते वो लोग एक जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी 7 कुछ लोगों से पूछता है कि गेन इसी साइड गया था, वो अभी तक लौट के नहीं आया। दरअसल गेन उसी आदमी का नाम होता है जो स्लाइम के पास गया था। तभी गेन भागते भागते इनके पास आता है जो बहुत ही बुरी हालत में था। वो कहता है कि मेरे पीछे मॉन्स्टर है, यहाँ से तुम लोग भाग जाओ वरना सारे लोग मारे जाएंगे। और ये वही स्लाइम है जिसके बारे में 1000 ट्रैक हमें बताना चाहता था। इतनी ही देर में वो स्लाइम इन लोगों के पास आ जाता है जिसको देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि उन सभी ने आज तक इतना बड़ा स्लाइम नहीं देखा था। 7 उसके ऊपर हमला करता है पर वो समझ जाता है कि इस स्लाइम को हम ऐसे नहीं रोक सकते हैं। जिसके बाद सारे लोग उसके ऊपर मैजिक करने लगते हैं बट उसके ऊपर मैजिक को पावर का कोई भी असर नहीं हो रहा था। लगातार 7 भी उसके ऊपर हमला करता जा रहा था पर उसको जैसे कि फर्क ही नहीं पड़ता। तभी 7 को उस पोषण के बारे में याद आता है जिसको तालिया कुछ देर पहले उसको बता रही थी। 7 उसके पास से वो पोषण लेके आता है। 7 अपने पूरा दिमाग लगा के उसके अंदर वो पोषण को इंसर्ट कर देता है। उसका पोषण यहाँ पर स्लाइम के ऊपर काम तो करता है बट 1 सेकंड के लिए। उसके बाद वो स्लाइम वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। इतनी ही देर में यहाँ पर C3 आ जाती है। दरअसल उसको किराए ने भेजा था क्योंकि उसको पहले ही पता था कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। तभी C3 कहती है कि एक जबरदस्त मैजिक उस स्लाइम के आसपास घूम रहा है, इसलिए हम उस स्लाइम को कुछ भी चोट नहीं पहुंचा पा रहे हैं। वो स्लाइम इतना ज्यादा ताकतवर है कि लेवल 8 की ट्रेजर वैल्यू में भी तुम्हें उतना खतरनाक मॉन्स्टर नहीं मिलेगा। जिसके बाद C3 कुछ बड़बड़ाते हुए उस मॉन्स्टर के पास जाने लगती है। स्लाइम मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है पर बहुत ही आसानी से वो उस अटैक को डॉच करती रहती है। इस सब को देखकर वो काफी निराश होती है क्योंकि ये सब उसका ही एक्सपेरिमेंट है जो फेल हो गया था। तभी 7 कहता है कि तुम उस मॉन्स्टर के पास ज्यादा नजदीक मत जाओ। तभी C3 कहती है कि मेरा चिंता करने के लिए शुक्रिया 7, पर मुझे कुछ नहीं होगा। तभी वो अपने बैग में से एक पोषण को निकालती है और उस स्लाइम के ऊपर फेंक देती है। तभी वो 7 से कहती है कि तुम इसके ऊपर शूट करो, जिससे उस स्लाइम का वहीं पर खात्मा हो जाता है। इतनी ही देर में सब कुछ खत्म होने के बाद यहाँ पर ग्रेक आ जाता है। तभी C3 बताती है कि वो यहाँ पर काफी देर पहले आ गए थे, उन्होंने ही मुझे लिफ्ट दी थी। जिसके बाद हमें वही सीक्रेट एसोसिएशन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो काफी नाराज हो रहे थे कि उस C3 की वजह से हमारा पूरा मिशन फेल हो गया। इसके बारे में सोफिया ने इन सभी को पहले ही बता दिया था कि C3 हमारे पीछे पड़ी हुई है। क्या उसने हमारे ट्रांसमेग्रिफिकेशन को समझ लिया है? जिसके बाद हमें 7 को दिखाया जाता है। थोड़ी देर में उसके पास उसका टीममेट आता है। वो C3 के साथ एक छोटी सी फाइट रखना चाहता था पर उसके अंदर इतनी दम नहीं थी कि वो उससे पूछ सकता है, क्योंकि वो लड़का जानना चाहता था कि वो लड़की आखिर कितनी ताकतवर है। तभी 7 उसे जवाब देता है कि तुम उसको कमजोर समझने की भूल मत करना। वो तुम्हें बहकाएगी कि वो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है, पर तुम उसके ऊपर विश्वास मत करना क्योंकि इस तरह वो किसी से भी अपना काम निकलवा सकती है। और जहाँ तक मुझे पता है तो वो ग्रीवर्स के दूसरे मेंबर की तरह एक मॉन्स्टर है जो अगर बेकाबू हो जाए तो उसको कोई भी नहीं संभाल सकता। दूसरी तरफ हमें किराए को दिखाया जाता है जिसकी गोदी में लीज बैठी हुई थी। ये सब देखकर तीनों को काफी शर्म आ रही थी।